हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में स्वागत है। आज का टॉपिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये पर्टिकुलर मेथड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, गेट एग्जाम या फिर एमपीएससी या फिर जेई के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक हर एग्जाम में ज़्यादा वेटेज कवर करता है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने के पहले अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। नाउ सी, कोई भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के पहले उस पे हम लोग फोर्सेस वर्कआउट करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे गिवन लोडिंग कंडीशन के लिए क्या फोर्सेस, क्या मोमेंट्स डेवलप हो सकते हैं, एंड उसी मोमेंट्स, उसी फोर्सेस को लेके हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। मतलब उन फोर्सेस के लिए मेंबर का साइजेस या फिर रीइंफोर्समेंट कितना जाना चाहिए वो हम वर्कआउट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में हम एक सबसे जो बेसिक चैप्टर है उसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो कवर करने वाले हैं, जो कि हार्डी क्रॉस ने डेवलप किया था। एंड ये एक तरह का इटरेटिव मेथड है, मतलब आपको एक ही स्टेप्स को बार बार परफॉर्म करना है एक एग्जैक्ट आंसर पे रीच करने के लिए या फिर एग्जैक्ट मोमेंट्स वर्कआउट करने के लिए। सो द मेथड वाज डेवलप्ड बाय हार्डी क्रॉस एंड इट इज़ एन इटरेटिव मेथड। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको इनिशियली स्ट्रक्चर को अज्यूम करना है कि वो फिक्स है। जो भी उसकी बाउंड्री कंडीशंस है, जो भी उसकी सपोर्ट कंडीशंस है, आपको उसको नहीं देखना है बट उसको फिक्स करना है। बट ध्यान देना, फ्री सपोर्ट को फिक्स नहीं करना है। अगर हिंज, रोलर, ये सपोर्ट्स अवेलेबल है तो उसको फिक्स करना है एंड उसके फिक्स एंड मोमेंट्स वर्कआउट करने हैं। तो स्ट्रक्चर को इनिशियली फिक्स अज्यूम करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में उसके गिवन बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट में कि आपको इंटरमीडिएट सपोर्ट्स को फिक्स ही अज्यूम करना है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, अब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसमें हम लोग को फिक्स्ड एंड मोमेंट्स वर्कआउट करने पड़ते हैं वो सीखने जा रहे हैं। इसमें मैंने अलग अलग बीम्स ड्रॉ किए। नाउ सी, आपको इनिशियली स्ट्रक्चर को फिक्स करना है, भले जो भी बाउंड्री कंडीशन रहे उसको आपको फिक्स करना है, बट याद रहे फ्री सपोर्ट को फिक्स नहीं करना है। सो लेट अस से आपके सिस्टम में एक बीम है जिसके दोनों एंड्स मैंने फिक्स कर दिए, उसका लोड आ रहा है सेंटर पे। तब उस पर जो फिक्स एंड मोमेंट डेवलप होंगे वो क्या होंगे वो देखते हैं। नाउ सी, जैसे ही आपने स्ट्रक्चर को फिक्स कर दिया तो फिक्स्ड सपोर्ट पे हॉगिंग मोमेंट डेवलप होता है, और आपको पता है हॉगिंग मोमेंट में टेल आती है ऊपर, इसको मैं बोलता हूँ टेल। ये टेल अपवर्ड है तो हॉगिंग में टेल आती है ऊपर, यहाँ पर भी आएंगे टेल अपवर्ड। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का जो साइन कन्वेंशन है वो है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो जॉइंट ए पे ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर आता है -WL/8 एंड ड्यू टू सिमेट्री ये आना +WL/8। सो फिक्स्ड बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द सेंटर, फिक्स्ड एंड मोमेंट इज -WL/8 एंड +WL/8। अगर आपके पास फिक्स बीम कैरिंग यूडीएल है तो यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर आएगा क्लॉकवाइज। इसका जो मोमेंट आता है वो आता है WL²/12। ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इट इज टेकन एज नेगेटिव, ड्यू टू क्लॉकवाइज मोमेंट इट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो WL²/12। जो तीसरा केस है उसमें फिक्स्ड बीम पे लोड आ रहा है एसेंट्रिक, तो यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है -WA/B²/L², और ये आता है +WB/A²/L²। जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें एक फिक्स बीम पे क्लॉकवाइज कपल आ रहा है सेंटर पे से L/2 L/2। अब ध्यान देना, अगर फिक्स बीम पे क्लॉकवाइज कपल आ रहा है तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज एंड ये क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा। ठीक है, अगर मोमेंट क्लॉकवाइज आ रहा है तो फिक्स एंड मोमेंट भी क्लॉकवाइज आएगा। इसका आंसर आता है m/4 दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि दोनों के दोनों मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ केसेस का, जिसमें एक फिक्स बीम है जिसपे कपल आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट कपल आ रहा है सेंटर पे। सो अगर ये कपल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पर मोमेंट भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज। सो इस L/2 के स्पैन पे मोमेंट डेवलप होता है m/4 एंड ये भी m/4।
एज बोथ द मोमेंट्स आर एंटी क्लॉकवाइज इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। उसके बाद एक फिक्स बीम है जिसपे कपल आ रहा है ए और बी के डिस्टेंस पे, मतलब एसेंट्रिकली लोडेड है। जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, बोथ विल बी टेकन एज पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ध्यान देना, इसका फॉर्मूला बनता है m इंटू बी बाई एल का स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस बी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, MPSC ESC में पूछा जाता है ये, तो इसको आप ध्यान देना। नेक्स्ट ये बनता है m a बाई एल स्क्वायर ब्रैकेट 2b माइनस a, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो 7th केस है, इसमें फिक्स बीम है, कपल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज ए और बी के डिस्टेंस पे, तो मूवमेंट भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसकी आंसर दोनों सेम रहेंगे, तो ये आएगा m b बाई एल का स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस बी, और ये आएगा m a बाई एल का स्क्वायर 2b माइनस a। बोथ आर एंटी क्लॉकवाइज, टेकन एज नेगेटिव नेगेटिव। इसका जो 8th केस है जिसमें फिक्स बीम दी हुई है, इसमें ट्रायंगल लोडिंग है। ट्रायंगल लोडिंग का पीक आ रहा है ए पॉइंट पे, 0.0 लोडिंग आ रही है बी पॉइंट पे, तो मूवमेंट आएगा यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज, यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू होती है WL स्क्वायर बाय 20, इसकी वैल्यू होती है WL स्क्वायर बाय 30। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि MPSC में पूछ चुका है, तो इसको प्रॉपर्ली याद रखना। अब इसमें जो नेक्स्ट केस है जिसमें ट्रायंगल लोडिंग है, इसका पीक आ रहा है ए पे, बी पे आ रहा है 0 लोडिंग, तो इसका FEM कैसा बनेगा, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आया क्लॉकवाइज, तो जहाँ पे आपका पीक आता है वहाँ पे आता है WL स्क्वायर बाय 20, और जहाँ पे 0 लोडिंग है वहाँ आता है WL स्क्वायर बाय 30। नेक्स्ट केस है 10th में जिसमें ट्रायंगल लोडिंग सिमेट्रिकल है। इसकी पीक इंटेंसिटी कितनी है, स्मॉल w किलो पर मीटर, तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये आएगा क्लॉकवाइज। सो इसका फॉर्मूला है 5/96 WL स्क्वायर, ये भी आएगा 5/96 WL स्क्वायर बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो लेंगे नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो लेंगे पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी ये नेगेटिव था एंड ये पॉजिटिव। जो इसका लास्ट केस है जिसमें अगर आपको न्यूमेरिकल में कैंटिलीवर बीम दी हुई है, तो उस केस में अगर ए फिक्स है बी फ्री है, तो आपको बी को फिक्स नहीं करना है, एज अ कैंटिलीवर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मूवमेंट कितना आएगा W इंटू एल, सो माइनस W इंटू एल। मान लीजिए अगर फिक्सिटी आ गई बी पे, ए फ्री है, तो यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज, सो फिक्शन मोमेंट बिकम्स प्लस W इंटू एल। अगर मान लो कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ए फिक्स है बी फ्री है, तो यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आपको इसका फॉर्मूला पता है, वो होता है WL स्क्वायर बाय 2। कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, WL स्क्वायर बाय 2। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, कैरीओवर फैक्टर क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ स्टिफनेस, कि स्टिफनेस क्या होता है। अगर मैं स्टिफनेस को डिफाइन करूं तो स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन। मतलब किसी भी जॉइंट को अगर मैं यूनिट रोटेशन से रोटेट करता हूं या फिर यूनिट रेडियन से रोटेट करता हूं, तब उस पर कितना मोमेंट अप्लाई करना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। इसको हम डिनोट करते हैं K से। द स्टिफनेस इज डिनोटेड बाय K। इट इज डिफाइंड एज मोमेंट पर यूनिट रोटेशन, मतलब होता है मोमेंट दैट इज m डिवाइडेड बाय रोटेशन, मतलब उस पर्टिकुलर जॉइंट को रोटेट करने में आपको कितना मोमेंट अप्लाई करना पड़ रहा है। सो इट इज नथिंग बट m बाय थीटा। सो K इज m बाय थीटा, उसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। अब स्टिफनेस को समझने के लिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट केसेस अवेलेबल है। ये दो केसेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, MPSC या फिर ESC में। तो चलिए एक एक को देखते हैं ध्यान से। ना सी, ये आपकी एक बीम है जिसमें एक एंड है A, दूसरा एंड है B। तब से मेरा सबसे पहला केस है उसका नाम है फार एंड इज फिक्स्ड। मतलब जिस जॉइंट को मैं रोटेट करूंगा, मान लो मैं जॉइंट A को रोटेट कर रहा हूं, तो जॉइंट A को मैं बोलूंगा नियर एंड इसके जो दूसरा वाला एंड है इसको बोलूंगा फार एंड। अब क्या हो रहा है, इसका फार एंड फिक्स है तो मैं B को फिक्स कर देता हूं। पहले केस के हिसाब से आपका फार एंड फिक्स है, जो आपका नियर एंड है आप उसको रोटेट करेंगे, मान लो वो हिंज सपोर्ट है या फिर रोलर सपोर्ट है, ये वो A पॉइंट है।
सो अब मैं जॉइंट ए को रोटेट करूंगा, उसको मैं बोलूंगा नियर एंड, इसके जो दूसरा एंड है उसको बोलूंगा फार एंड, जो कि फिक्स है। नाउ सी, अगर मान लो आप इस जॉइंट ए को रोटेट करते हो क्लॉकवाइज, मान लो आप इसको रोटेट करते हो क्लॉकवाइज इस प्रकार से, तब जो इसका इलास्टिक कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनता है, ये बनता है इसका इलास्टिक कर्व। यहाँ पे आपने रोटेशन प्रोवाइड किया तो लेटर से वो वैल्यू कितनी है, थीटा। फिक्स है, ये जॉइंट फिक्स है, तो यहाँ पर कुछ भी स्लोप डेवलप नहीं होगा, द कर्वेचर विल बी जीरो, एंड देन वो फिर धीरे धीरे कर्वेचर फॉर्म करेगा। तो आपने जॉइंट ए को रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एक ऐसा कर्वेचर बना, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कर्व, वी कॉल इट एज इलास्टिक कर्व। तो आपने इस जॉइंट को रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मोमेंट भी डेवलप होगा क्लॉकवाइज, एंड यहाँ पर ही मोमेंट डेवलप होगा क्लॉकवाइज। अब ध्यान देना, अगर आप किसी भी जॉइंट को रोटेट करते हो और अगर उसका फार एंड फिक्स है, तब उस पर जो मोमेंट डेवलप होता है ए पॉइंट पे, वो होता है 4EI/L इंटू थीटा। आपने जिस एंड को रोटेट किया उस पे मोमेंट डेवलप होगा 4EI/L इंटू थीटा, अगर फार एंड फिक्स है तो। सो स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, स्टिफनेस होता है मोमेंट पर यूनिट रोटेशन। मान लो यहाँ पे आपका रोटेशन कितना है, थीटा ए, ये भी आएगा थीटा ए। तो आपने इस पर्टिकुलर सिस्टम को जब रोटेट किया तो मोमेंट कितना डेवलप हुआ, मोमेंट डेवलप हुआ 4EI/L इंटू थीटा ए। तो यहाँ पे मोमेंट आएगा 4EI/L इंटू थीटा ए अपॉन रोटेशन। आपने कितना रोटेट किया उसको, आपने रोटेट किया थीटा ए से, तो थीटा थीटा कैंसल। तब स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है 4EI/L। So remember that when the far end is fixed, the stiffness developed on the joint will be 4EI/L। अब जो इसका केस नंबर 2 है, जिसका मतलब है फार एंड इज सिंपल। ना सी, फार एंड सिंपल मतलब जिस सपोर्ट को मैं रोटेट करूंगा, मान लो वो है हिंज सपोर्ट, इसको हम बोलेंगे नियर एंड। जिसको भी आप रोटेट करने वाले हो आप उसको बोलेंगे नियर एंड। इसका जो दूसरा एंड है, मान लो वो सिंपल है, सिंपल मतलब या तो वो हिंज हो सकता है या तो वो रोलर हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं जॉइंट ए को रोटेट करने वाला हूँ क्लॉकवाइज, तो लेटर से मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया ऐसा, ये रोटेशन है थीटा ए। तब इसका इलास्टिक कर्व कैसा बनेगा, इलास्टिक कर्व विल बी समवट लाइक दिस। ये जॉइंट ए है, ये सिंपल सपोर्ट है, इसका यहाँ पर रोटेशन आएगा, ये भी सिंपल सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रोटेशन आएगा, तो इसलिए मैंने इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्वेचर प्रोवाइड किए। ना सी, अगर इसका फार एंड सिंपल सपोर्ट है, तब जो मोमेंट यहाँ डेवलप होता है वो होता है MA, जिसकी वैल्यू आती है 3EI/L इंटू थीटा ए। नाउ सी, इसके पीछे भी एक प्रूफ है, जिसको प्रूफ करने के लिए आपको अलग मेथड यूज़ करना पड़ता है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो हाल फिलहाल आप याद रखना कि जब फार एंड सिंपल है तब मोमेंट डेवलप होता है 3EI/L इंटू थीटा। अब स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या था, K, दैट इज मोमेंट पर यूनिट रोटेशन। So moment is developed is 3EI/L into theta a. So it is 3EI/L into theta a divided by rotation कितना हो रहा है, theta a. So theta theta cancel. We are left with K equals to 3EI/L. तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या फिर न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है ये, कि जब फार एंड सिंपल सपोर्ट है तब स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या है, 3EI/L। जब फार एंड फिक्स सपोर्ट है तब फॉर्मूला क्या है, 4EI/L। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है कैरी ओवर फैक्टर। नाउ सी, ये कैरी ओवर फैक्टर का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसको हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ कैरी ओवर मोमेंट टू द अप्लाइड moment. The carryover factor is defined as the ratio of carryover moment to the applied moment, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ CO carryover factor equals to carryover moment मतलब m dash divided by m। यहाँ पे m dash का मतलब है carryover moment divided by the applied moment। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि carryover moment का मतलब क्या है, applied moment तो समझ आता है, जो moment मैंने अप्लाई किया। carryover moment का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं वापस से वो दो केस ले रहा हूँ जिसमें एक एंड फिक्स था, एक एंड सिंपल सपोर्ट था। तो जो हमारा पहला केस था जिसमें फार एंड फिक्स था,
उस टाइम पे मैंने इसको जॉइंट ए को रोटेट किया था क्लॉकवाइज से बाय एन एंगल थीटा ए, तब इसका इलास्टिक कर्व कैसे बना था, वो कुछ इस प्रकार बना था इलास्टिक कर्व। ध्यान देना जॉइंट बी फिक्स है तो यहां पर कर्वेचर रहेगा 0। नाउ जब मैंने जॉइंट ए को रोटेट किया था क्लॉकवाइज तो यहां पर मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज से एम ए, कितना था वैल्यू, वो आया था 4EI/L इंटू थीटा ए। अब ध्यान देना जॉइंट ए का जो फारेंड है बी वो फिक्स है, तो फिक्स सपोर्ट की खासियत है फिक्स सपोर्ट आधा मोमेंट कैरी कर लेता है, मतलब आपने यहाँ पे जितना मोमेंट अप्लाई किया उसका आधा मोमेंट विल बी कैरिड बाय द फिक्स सपोर्ट। यहां पर मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, द मोमेंट एट जॉइंट बी विल बी इसका हाफ, 4EI/L का हाफ कितना होता है, वो होता है 2EI/L, सो दिस विल बी 2EI/L इंटू थीटा ए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप जॉइंट ए को रोटेट करते हो तो मोमेंट कितना डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है 4EI/L इंटू थीटा ए। अगर इस जॉइंट ए का फार एंड बी फिक्स है तो वो उसका आधा मोमेंट खींच लेगा, उसको हम बोलेंगे एम बी, दैट इज 2EI/L। अब जो इसने हाफ मोमेंट अपने तरफ कैरी किया उसको हम बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट, जिसको आप नाम दे सकते हो एम डैश। तब कैरी ओवर फैक्टर which was defined as ratio of the carry over moment to the applied moment m, आपके पास कैरी ओवर मोमेंट कितना आया, वो आया 2EI/L इंटू थीटा ए। आपने अप्लाई कितना किया, आपने अप्लाई किया 4EI/L इंटू थीटा ए। सो इसमें EI/L और थीटा ए कॉमन है तो वो कर देना, तो 2/4 वो होता है हाफ। मतलब जब आपका फार एंड फिक्स रहेगा तब जो मोमेंट ट्रांसफर होगा वो होगा 50%, मतलब आधा मोमेंट वो खींच लेगा, तब उसका कैरियर फैक्टर कितना है, वो है 1/2। इसका जो केस नंबर 2 है जिसमें इसका फार एंड सिंपल सपोर्ट है, मैं जॉइंट ए को रोटेट कर रहा हूं, अगर मैं जॉइंट ए को रोटेट कर रहा हूं क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन थीटा ए, इसको मैं रोटेट किया तो इसका इलास्टिक कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां पर भी कुछ ना कुछ स्लोप रहेगा, बी पे भी कुछ ना कुछ स्लोप रहेगा क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट है। रोलर हिंज इज अ टाइप ऑफ सिंपल सपोर्ट। अब आपने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज तो यहां पर मोमेंट दिया क्लॉकवाइज, उस मोमेंट की वैल्यू कितनी थी, वो थी 3EI/L इंटू थीटा ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नाउ सी, अब आपका फार एंड क्या है, सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट खुद मोमेंट कैरी नहीं करता, तो यहां पर वो मोमेंट खींच नहीं सकता, तो m dash will be what, 0। simple support cannot carry the moment, hence m dash will be 0, the carry over moment will be 0। so if I want to work out the carry over factor, this factor is nothing but m dash by m। m dash का मतलब होता है carry over moment divided by applied moment। यहाँ पर carry over moment कितना डेवलप हो रहा है, 0 by आपने जो अप्लाई किया वो 3EI/L, तो 0 by 3EI/L will be 0। So when the far end is simple support, the moment transfer will be 0, but when the far end is fixed, the moment transfer will be 50%, that is 1/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैरी ओवर का लास्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नाउ सी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर जो आपको ये बताता है कि कौन सा मेंबर कितना मूवमेंट कैरी करता है। नाउ सी, लेट अस से एक जॉइंट है, जॉइंट ए, इसको लग के दो मेंबर्स है। लेट अस से ये आपका जॉइंट ए है, ये जॉइंट बी है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे जॉइंट सी है। ये कंटिन्यूअस बी है, यहाँ पर इंटरमीडिएट जॉइंट कौन सा है, वो है ए, ये इसका बीच का सपोर्ट है। नाउ सी, इस पर्टिकुलर जॉइंट को लग के जो मेंबर है वो है ए सी और एक है ए बी। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको क्या देता है, आपको ये आइडिया देता है कि कौन सा मेंबर कितना मूवमेंट कैरी करेगा, मतलब जो मेंबर ए सी है या फिर ए बी है ये कितना मूवमेंट कैरी करेगा, इसका आइडिया आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर meeting at a joint to the stiffness of all the members at that joint। मतलब एक रेशो है जिसमें आप स्टिफनेस ले रहे हो एक मेंबर का डिवाइडेड बाय स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स एट दैट जॉइंट।
अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज नथिंग बट स्टिफनेस बाय समेशन ऑफ स्टिफनेस, मतलब एक पर्टिकुलर मेंबर का स्टिफनेस डिवाइडेड बाय द स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स एट अ जॉइंट। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एक कंटिन्यूस बीम ड्रॉ की है। ध्यान देना, न्यूमेरिकल के टाइम पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सिर्फ इंटरमीडिएट जॉइंट्स का निकालना है, एंड सपोर्ट्स का नहीं निकालना है। यू हैव टू वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ इंटरमीडिएट जॉइंट ओनली। तो मान लीजिए जॉइंट बी का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है मेंबर बी ए का और मेंबर बी सी का। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर बी ए मस्ट बी इक्वल टू, हमने इसको डिफाइन कैसे किया था, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर, जिसका आपको निकालना है बी ए, उसका रखना है ऊपर में, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट द जॉइंट। मतलब उस जॉइंट पे जो मेंबर्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है बी ए, एक मिल रहा है बी सी, तो के बी ए प्लस के बी सी को आपको ऐड करना है। अगर मुझे यहाँ पे बी ए का स्टिफनेस निकालना है, सी बी ए का स्टिफनेस क्या होगा, बी का फार एंड ए फिक्स है, बी का फार एंड ए फिक्स है, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या था, वो था 4EI/L। अगर आपको स्टिफनेस निकालना है BC का, बी का फार एंड सी वो भी फिक्स है, उसका स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो भी आएगा 4EI/L। तो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, KBA कितना है 4EI/L अपॉन KBA अगेन 4EI/L प्लस KBC इज ऑल्सो 4EI/L। इसमें से EI/L कर देना 4 अपॉन 4 प्लस 4 दैट इज 8, तो 4 अपॉन 8 कितना होता है, दैट इज 0.5। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का कितना बन रहा है 0.5, मतलब आपका जो मेंबर BA है वो 50% मूवमेंट कैरी करेगा टोटल में का, मतलब इट विल कैरी द 50% ऑफ द मूवमेंट अप्लाइड एट जॉइंट B। सिमिलरली आप BC मेंबर का भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं सेम प्रोसेस से, KBC अपॉन KBA प्लस KBC। तो ये था पूरा का पूरा बेसिक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, जिसमें आपने एक एक पॉइंट डेप्थ में पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, तब तक के आप इसका बेसिक एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।